हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, इसकी एक स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि सर्वेइंग सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। आप चूंकि आप इसे सब्जेक्ट को वीडियो में देखने जा रहे हो, तो मैं आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है, कि एक नोट्स बनाइए प्रॉपरली, ठीक है। वीडियो को बहुत ही शांति से देखिए और उसके बाद उसको जो भी मैं कहता जा रहा हूँ, जो भी मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, उस चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाइए। इस क्लास में हम लोग कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि वर्कबुक के रेफरेंस से होगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को भी आपको साथ में सॉल्व करते चलना है। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस बताऊंगा, तो उस समय आपको वीडियो को पॉज करके उस टाइम पे पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए खुद से, या फिर अटेम्प्ट करने के बाद आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसके बाद दोबारा प्ले कीजिए आप, ठीक है। लेकिन खुद से अटेम्प्ट करना जरूरी है। जो थ्योरी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये सफिशिएंट एनफ होगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए आपका अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है। मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आई वांट यू टू डू इट फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो 2-3 चीजें आप साथ में लेकर चलिए, मतलब कि कुछ मैंडेटरी स्टफ हैं जो आप अपने साथ में रखिए। सबसे पहला, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ आप। तो एक कॉपी आप नोट्स बनाइए जिसमें मैं जब पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा, और उस समय बहुत सारी चीजें मैं डिक्टेट भी कराऊंगा आपको, तो आपको साथ में लिखना है। जब मैं बोलूंगा कि इस नोट्स को लिखो अलग से, तो उस टाइम पे आप उसे लिखेंगे। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसा फील कीजिए कि यू आर इन द क्लासरूम, ठीक है। सो मैं उसी तरीके से आपको टाइम दूंगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, सॉल्व करते हुए, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। जहां भी कॉन्सेप्चुअल स्टेज आएगा वहां पे मैं कई बार एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप कर लें। ग्रिप को और इनहैंस करने के लिए उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो नोट्स का बनाना जरूरी है, पहला। दूसरा, कुछ रफ पेजेस रखना, रफ पेजेस, ताकि आप इस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ये तो आप बनाओगे, चूंकि आप आगे चल के जब सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो ये नोट्स ही आपको काम देगा रिवीजन के टाइम पे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब मैं बोलूंगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, ये अटेम्प्ट करो, तो उस अटेम्प्ट के टाइम पे इस रफ पेजेस में आप अटेम्प्ट कीजिए। और जब अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद फिर आप जब दोबारा प्ले करेंगे तो आप मेरे सोल्यूशन को भी देखेंगे, तो आप देखोगे कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया है, वेल एंड गुड। अगर आपने करेक्टली सॉल्व नहीं किया है, तो उस केस में आप अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए कि कहां पे एग्जैक्टली आपने मिस्टेक किया है। जो भी मिस्टेक आपको नजर आ रही है जो आपने किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस मिस्टेक को अपने नोट्स में कहीं पर लिख लेना कि हाँ, ये वाली मिस्टेक आपने की थी, ताकि आप इस मिस्टेक को दोबारा कभी रिपीट ना करें, ठीक है। तीसरा, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए। आप किसी भी सीरीज का साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास में रखिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो मैंडेटरी स्टफ है। एक और भी चीज है, और वो है वर्कबुक। वर्कबुक जो आपको इस कोर्स में मिला होगा, ठीक है, आप अपलोड करते हैं, आपके पास में पीडीएफ फाइल होगी उसकी। तो वर्कबुक मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान, उस हर एक क्वेश्चंस का रेफरेंस होगा वर्कबुक। तो आपको वर्कबुक से ही रेफर करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, तो आपको उसी को फॉलो करते चलना है। एंड इसके बाद लास्ट एक और भी चीज है, जो आंसर शीट, इस वर्कबुक का आंसर शीट मैं डिस्प्ले कर दूंगा। इसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, लेकिन मैं ये दे रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द वर्कबुक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास इटसेल्फ। तो आप जो भी क्लास देखने जा रहे हो, जो वीडियो आप देखोगे, इसी क्लास के अंदर इसके आंसर्स, मतलब कि इसके सॉल्यूशंस हम लोग करते ही चले जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन है, उन सबको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग मिक्स करते हुए सॉल्व करते हुए पूरा सब्जेक्ट पूरा करेंगे। लेकिन वहीं पे कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, थ्योरी के डिस्कशन क्लियर हो जाते हैं। दैट दोस क्वेश्चंस आई विल कीप यू, ठीक है, कि आप उसे खुद से सॉल्व कर लें। और हर एक क्वेश्चंस का जो भी आपने क्लास में सॉल्व किया नहीं, हर एक क्वेश्चंस का जो वर्कबुक में दिया हुआ है, उसका आंसर की आई विल डिस्प्ले, इनफैक्ट एक पीडीएफ बना करके उसको भी मैं साथ में ही अपलोड करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास में आंसर की भी होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आंसर की को पहले मत देखना आप। ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक को सबसे पहले आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर आपको आंसर मिल जा रही है, वेल एंड गुड। अगर आपको आंसर नहीं मिल रही है, थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही है, सिर्फ उस केसेस में आप आंसर की को देख करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो उसके हिसाब से मैच कीजिए, और वहीं पे देखो कि अगर आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो दोबारा अटेम्प्ट करो।
इस तरीके से आपको रिजॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी स्टफ है जो आप लेकर के बैठिए वीडियो करने के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो मैं अभी आपको बोलता हूं कि वीडियो पॉज कर दो, अभी आगे कंटिन्यू मत करो, ठीक है, पॉज कर दो, पहले सारे स्टफ लेकर आ जाओ और उसके बाद बैठिए। आप प्रॉपर आपको वही फील आएगा जो आप एक क्लास में बैठ करके जिस तरीके से क्लास करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले एक चीज तो हमने ये बताई, दूसरा एक स्ट्रैटेजी भी समझ लो कि किस तरीके से हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एक तो ये हुआ स्ट्रैटेजी जो पढ़ाने का, ये तो स्टफ की बात होगी। अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की बात करें। सबसे पहले हर एक टॉपिक का जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका डीप थ्योरी, जितना भी आपके एग्जामिनेशन में कंसर्न है, उस हर एक थ्योरी को यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। ईएस और गेट में उसका क्या क्या कंसर्न है और किस तरीके से कंसर्न है, इस सबको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इसे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप बनाएं पहले, हालांकि मैं भी बनाऊंगा उसके बाद। ठीक है, ये हो गया स्ट्रैटेजी की बात। तीसरी पॉइंट ये है कि जब हम लोग वर्कबुक की बात करते हैं तो वर्कबुक को हम लोगों ने प्रॉपरली कुछ ऐसे डिजाइन कर रखा है कि इसमें 4 सेगमेंट्स हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का वर्कबुक उठा के देखेंगे तो उसमें सब मिला के 4 सेगमेंट्स हैं, आपको यही 4 सेगमेंट्स फॉलो करने हैं। सो उसमें कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहला सेक्शन होगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, वर्कबुक का सेकंड सेक्शन है न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ठीक है, एनडीटी। तीसरा है कन्वेंशनल क्वेश्चन एंड चौथा है यहीं पे, एंड दैट फोर्थ पार्ट इज ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ पार्ट। ठीक है, सो इस सब्जेक्ट में आपको 3 सेक्शंस मिल जाएगा सर्वेइंग में, एमसीक्यू, एनडीटी एंड कन्वेंशनल। ये वर्कबुक को हमने बहुत ही प्रॉपरली फ्रेम करके रखा हुआ है ताकि इस वर्कबुक को सॉल्व करने के बाद, मतलब क्लास अटेंड करने के बाद जब आप वर्कबुक फॉलो करते हैं, देन यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हुए हैं और वो फ्रेम्ड क्वेश्चन सारा ज्यादातर आपको कन्वेंशन वाले एरिया मिलेगा। ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस वर्कबुक में वो पार्ट है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। ठीक है, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को कैरी करता है। तो हम लोग बेसिकली इस पे ध्यान देंगे ज्यादा और उसके बाद फिर इन सब पे ध्यान देंगे। ऐसा करने से हर एक टाइप की ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन को यहीं रोकता हूं और अब हम लोग यहां से सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट का इंडेक्स क्या है, सिलेबस क्या है जो हम लोग यहां पे कवर करने जा रहे हैं। सो अगर आप सिलेबस की बात करें, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे, थर्ड चैप्टर कंपास सर्वे, फोर्थ चैप्टर ट्रैवर्स सर्वे। आप भी इसे लिखते चले जाएं, यही सीक्वेंस में हम लोग सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो जो मैं इंडेक्स लिख रहा हूं अभी कि सिलेबस, हम लोग इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर लीनियर मेजरमेंट, चेन सर्वे, फिर कंपास सर्वे, फिर ट्रैवर्स सर्वे, फिफ्थ लेवलिंग एंड कंटूरिंग, सिक्स्थ ट्रिगोनोमेट्रिकल, leveling, trigonometrical leveling, 6th chapter. Next we have 7th chapter, tachyometry, 8th chapter curves, 9th chapter accuracy and errors, 10th chapter plane table survey, प्लेन टेबल सर्वे। अब 11th चैप्टर पे जो हम लोग जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ूं 11th पे, उससे पहले ये जान लो कि आपने ना बीटेक के टाइम पे सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा आपने। फर्स्ट पार्ट वाज द सर्वेइंग 1, देन सर्वेइंग 2, या फिर उसी को सर्वेइंग और एडवांस सर्वेइंग के नाम से आप जान रहे होंगे। आपके सिलेबस में जो ईएस, गेट और पीएसयू जिसके लिए ये बैच अनाउंस हुआ है, ठीक है,
उसमें हर एक चीजें इंक्लूड हो रही हैं, ईएस, गेट एंड पीएसयूज एंड ऑल, ठीक है। तो उसके सिलेबस से इंक्लूड करता हुआ सर्वे 1 में ये 10 चैप्टर्स आते हैं जो हमने यहाँ पे मार्क किया है। सो आप देखो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक इट इज पार्ट ऑफ सर्वे 1 एंड सर्वे 2 जो कि एडवांस सर्वेइंग है वो यहां से शुरू होती है, जो मैं यहाँ ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं। सो पहला चैप्टर है उसमें फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फोटोग्रामेट्री के बाद अब यहाँ पे मैं सीधा अदर्स आता हूँ। अदर्स में कई सारे छोटे छोटे एरियाज हैं, ठीक है। सो सबसे पहला एरिया इसमें जो है अदर्स में दैट इज फील्ड एस्ट्रोनॉमी, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली फील्ड एस्ट्रोनॉमी पूरा नहीं है कंसर्न, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ फील्ड एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है जो आपका कंसर्न है, तो बेसिकली दैट इज द टाइम कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसमें टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये टाइम कॉन्सेप्ट है जो हमारा कंसर्न है। तो फील्ड एस्ट्रोनॉमी में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई शुड हैव रिटन दिस पर्टिकुलर एज टाइम कॉन्सेप्ट ओनली। तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और भी एरियाज हैं यहीं पे, दैट इज GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड GPS, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जो यहाँ पे हमने पार्ट लिखा ना, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली सर्वे 2 का पार्ट है जो आप देख रहे हो। दिस इज पार्ट ऑफ सर्वे 2। सो हम लोग यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक इट इज सर्वे 1 एंड फ्रॉम चैप्टर 11 चैप्टर 12 इसमें कई सारे छोटे छोटे एरियाज हैं जो इसके पार्ट हैं। इसके अलावा एक और भी चीज है इस सब्जेक्ट में कि भाई जब हम लोग चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे तो चेन सर्वे में कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता हुआ भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। उस तरीके से कंपास की बात करो तो कंपास है, लेवलिंग की बात करो तो थियोडोलाइट है, और ऐसे कई सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है आपके प्री एग्जामिनेशंस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, कई बार कन्वेंशनल में भी डिटेलिंग पूछा गया है। तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट को जहां पे जिस सर्वे में जिस इंस्ट्रूमेंट का नीड होगा मैं उसका डिस्कशन वहीं पे करता चलूंगा। जैसे कि जब हम लोग चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ही मैं अलग से एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि चेन सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिलेट होते हैं। उस तरीके से कंपास जब दिखाऊंगा तो कंपास का मैं सारा डिटेलिंग दिखा दूंगा। उस तरीके से लेवलिंग दिखाऊंगा तो थियोडोलाइट का डिटेलिंग दिखाऊंगा, और ऐसे कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने अलग से कोई चैप्टर नहीं बनाया, इंस्ट्रूमेंट को साथ साथ ही जिक्र करते चलेंगे, ठीक है। अब ये था आपका सिलेबस। अगर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस सिलेबस को, जो कि ईएस के लिए है, गेट के लिए है, तो आपको काफी अच्छा वेटेज मिल जाता है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। आप इस सब्जेक्ट को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट में काउंट कर सकते हैं, मतलब कि इस सब्जेक्ट में कहीं पे मिस्टेक आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस सब्जेक्ट में आप मिस्टेक करते हो इसका मतलब बाकी सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देखो इस इंडेक्स में सबसे पहले मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। सो नाउ विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले यह समझना है कि सर्वे है क्या। अगर मैं सर्वे सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है सर्वेइंग, अगर मैं इस सर्वेइंग को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई सर्वेइंग सब्जेक्ट, सर्वेइंग का मतलब क्या है। तो मैं एक काम करता हूं कि आपको मैं बोलता हूं कि इस चीज को सोचो, सर्वेइंग को सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके ऐसे ही एक जनरल वर्ड आपने सुना होगा सर्वे। तो भाई सर्वे का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वे। तो आप बोलोगे सर्वे का तो नॉर्मल मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, to investigate something, to collect the data about something, to know about something. This is basically survey, ठीक है। अब इसी सर्वे जो वर्ड आपने सीखा अभी कि सर्वे का मतलब क्या है, उसी को अब थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट करके समझो कि सर्वेइंग सब्जेक्ट में क्या करना है, ये क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सर्वेइंग सब्जेक्ट व्हिच इज पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस।
तो इस जब हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीथिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट टू इन्वेस्टिगेट, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, और टू नो अबाउट एनीथिंग। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक और भी चीज है। सर्वे को आप, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर्वे को आप दो डायरेक्शन में समझिए। ऐसे समझो कि जब भी कभी कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले उस एरिया का आप सर्वे करते हो, ठीक है, ये एक पार्ट है सर्वे का। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, ताकि आप उस कंस्ट्रक्शन को जैसा आपने सोच रखा है उस तरीके से आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि रोड प्रोजेक्ट है। रोड प्रोजेक्ट अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे पहले अलाइनमेंट की सर्वे करनी होगी कि भाई अलाइनमेंट मतलब कि रोड एग्जैक्टली कहां से किस तरीके से बनेगी। रेलवे प्रोजेक्ट हमें बनाना है, कहीं पे स्टेशन, कहीं पे रेलवे ट्रैक्स लगाने हैं, उसके लिए पहले मुझे सर्वे करना पड़ेगा कि रेलवे ट्रैक्स कहां पे कैसा होना चाहिए, सॉइल की प्रॉपर्टी वहां पे कैसी है, मेजरमेंट कैसा है, कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितने ट्रीज कट करने पड़ेंगे, ये सब आपको सर्वे करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने में, कोई फार्म हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए भी आपने क्या, एक पूरा कंप्लीट एरिया का सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें डायमेंशंस वगैरह आइडिया लगाते हो, कैसा लैंड है, क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब सर्वे का पार्ट हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि सर्वे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को नहीं बोलते हैं, सर्वे को दो तरीके से समझिए आप। अब वो दो तरीका क्या है वो मैं अब आपको समझाता हूं। सर्वे इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। द फर्स्ट डायरेक्शन इज कि अगर ग्राउंड पे कोई ग्राउंड है तो ग्राउंड का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, दैट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड एंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड, एंड फाइनली द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विच यू हैव इन अ फील्ड बुक, what you will do, those informations you will write in those informations you will represent in graphically। तो आप क्या करते हैं कि जैसे मान लो ग्राउंड पे सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जो भी आपने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए उससे आपने ग्राउंड पे सर्वे किया, और ग्राउंड पे सर्वे करने के बाद जो डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा को आपने एक मेजरमेंट बुक में लिखा। मेजरमेंट बुक को शॉर्ट में एमबी भी कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग मेजरमेंट बुक में सारे डेटा को लिख लिया तो उस डेटा को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, और इसीलिए हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास में एक मैप है या फिर एक शीट ऑफ पेपर है, तो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जितने भी डायमेंशंस हैं उन सब को आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राफिकली, विच इज नोन एज द मैप, जिसको आप किसी पर्टिकुलर स्केल पे ड्रॉ करते हो। तो अभी आपने क्या किया, पहला स्टेप जो मैंने बताया उसमें क्या किया, आपने सर्वे किया सबसे पहले, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने रिप्रेजेंट किया। इट इज जस्ट वन डायरेक्शन ऑफ सर्वे, जिसके अंदर आपने ग्राउंड के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हुए पेपर पे रिप्रेजेंट किया। इट इज वन टाइप ऑफ सर्वे। दूसरा सर्वे यह भी होता है कि अगर हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको उसी तरीके से ग्राउंड पे इस्टैब्लिश करूं। अब ये जो दो हमने बताया उसको आप शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हो कि व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड, then you collect the information from the ground and finally you represent it graphically on a sheet of paper, which is called as a map. It is one direction. Another direction, sometimes you design the data and you actually draw a map. जो भी डेटा आपने डिजाइन किया उसका मैप आपने ड्रॉ किया, and the collected information which you have already drawn, you would like to establish the same thing to the ground. अब इन दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो आपने ग्राउंड का सर्वे किया और ग्राउंड के डेटा को कलेक्ट करते हुए फाइनली पेपर पे रिप्रेजेंट किया न्यूमेरिकली एंड फिर उसी को ग्राफिकली। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने अपने कॉलेज के टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में जो आपने सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आपने चेन सर्वे किया होगा। चेन सर्वेइंग में आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको यह बताया होगा, इंस्ट्रूमेंट दे दिया होगा, ठीक है, मेजरमेंट बुक मिल गया होगा, और उसको लेकर के आप गए होंगे ग्राउंड पे। आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया और उससे 1 बाय 1 चेन रखा या फिर टेप रखा, आपने रेंजिंग रॉड रखे, आपने प्लम बॉब, इन सब का यूज करते हुए कई सारे डेटा कलेक्ट किया था आपने, जिसको आपने चेनेज कहा था। उस चेनेज वाली इंफॉर्मेशन को फाइनली आपने पेपर, जो कि आपकी मेजरमेंट बुक थी, उसमें लिखते चले गए कि भाई यहां पे इतना चेनेज, यहां पे इतना ऑफसेट, इतना चेनेज, इतना ऑफसेट। सो द इंफॉर्मेशन ऑफ द चेनेज वैल्यू एंड द ऑफसेट वैल्यू आपने कंप्लीट रिप्रेजेंट किया उस फील्ड बुक में। जो मेजरमेंट बुक होती है चेन सर्वे की,
उसको फील्ड बुक कहा जाता है। तो आपने उसके अंदर पूरा रिप्रेजेंट किया और जो भी आपने रिप्रेजेंट किया उसी को किसी स्केल पे आपने एक बड़े से पेपर में रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, जिसको आप कहते हो कि मैप ड्रॉ किया आपने। तो इस सर्वे में आपने बेसिकली क्या किया, ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को मेजरमेंट बुक में लिखा और फाइनली पेपर पे लेकर आए। याद करो कंपास सर्वे में भी आपने यही काम किया, ग्राउंड के मेजरमेंट को लिखा और इसको रिप्रेजेंट किया। तो लेवलिंग में भी आपने यही काम किया, लेवलिंग किया आपने, ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन लिखा और पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक जो आप सर्वे जान रहे हो इसमें आपने क्या किया है, ग्राउंड के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके आप स्टैब्लिश कर रहे हो एक पर्टिकुलर मैप। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। सो इट इज व्हाट डायरेक्शन you can now understand it is basically from the ground to the paper. So ground से पेपर पे हम लोग इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली, ये काम कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि एक और भी डायरेक्शन होता है और वो होता है पेपर टू ग्राउंड, मतलब कि इंफॉर्मेशंस आपने पेपर पे डिजाइन कर रखा है। अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को आप समझना एक अलग एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपको रोड बनाना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जिस्टिंग रोड का सर्वे कर रहे हो, रोड आपको बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रोड की डिजाइनिंग करेंगे। आपने रोड की डिजाइनिंग की, आपको यह मिल गया कि रोड का अलाइनमेंट ऐसा है, रोड की थिकनेस इतनी है, इतने इतने चिनेज पे थिकनेस ऐसा है। जैसे मान लो एक रोड है और रोड का आपने कुछ ऐसा डिजाइनिंग किया, ये है रोड। मान लो किसी ए लोकेशन से किसी बी लोकेशन पे ये रोड आपने डिजाइन किया। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लो, मान लो आगरा से लेकर के दिल्ली तक का एक रोड डिजाइन किया आपने अलग से। तो आपने इसके लिए आपने जो डिजाइन किया है, आपने ये सोचा है कि हर एक 500 मीटर पे रोड की जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग होगी। ठीक है, ये सोचा आपने। तो ये जो आपने बना रखा है कि रोड के जो जैसा आपने डिजाइन किया था कि मुझे यहां पे इतना रेडियस का कर्व चाहिए, ये रेडियस आपने डिजाइन किया, दिस रेडियस इज 250, देन वी हैव स्ट्रेट रोड एंड देन अगेन दिस पर्टिकुलर इज 350 मीटर, देन अगेन वी हैव अनदर कर्व दिस। अब बताओ, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू मेक अ कर्व ऑन ए शीट ऑफ पेपर। आप जब रोड डिजाइन करते हो तो बहुत आसान होता है कहना, ठीक है। जब आप हाईवे पढ़े होंगे आप, तो आपने पढ़ा होगा रूलिंग मिनिमम रेडियस निकाल लेते हो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्व, ये सब डिजाइन कर लेते हो आप। भाई आपने तो डिजाइन कर लिया कि 250 मीटर की रेडियस लगनी है, लेकिन डिजाइन करके आपने कहाँ लिखा, पेपर पे। अब मैं आपको यही बोलूंगा, यही रेडियस ग्राउंड पे स्टैब्लिश करो। बनाओगे कैसे इस रेडियस को? तो आप रेडियस की जब वैल्यू देखोगे ना 350 मीटर, तब आपको समझ में आया कि भाई रेडियस तो बहुत बड़ी है, इसकी कर्व भी बहुत बड़ी होगी, कर्वेचर इतनी कम हो जाएगी। रेडियस बड़ी होने का मतलब कर्वेचर बहुत ही कम हो गई, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कर्व बनेगी वो, और उस कर्व को ग्राउंड पे अचीव करना डिफिकल्ट टास्क हो गया। क्या मैं कहना चाहता हूं, इस बात को समझो आप, कि अगर 350 मीटर की रेडियस को कर्व को अगर मुझे पेपर पे ड्रॉ करना पड़ा ना, तो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हो, ये यहाँ पे पेंसिल सेट किया, एक सेंटर स्टैब्लिश किया और इस सेंटर से ये हमने कर्व ड्रॉ कर दिया। कहां पे? पेपर पे। रोड पेपर पे बनाओगे, ग्राउंड पे बनाओगे ना। तो जब रोड को आप ग्राउंड पे बनाओगे तो यही अलाइनमेंट आपको ग्राउंड पे अचीव करना पड़ेगा। तो अब सोचो कि आपने डिजाइनिंग कहां किया, पेपर पे, कि हमें 350 मीटर की रेडियस चाहिए। कहां डिजाइन किया? पेपर पे। अब उस रेडियस को जब आप फील्ड में रीच करोगे, जब पहुंचोगे, तो आप देखोगे खाली ग्राउंड है जहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे रोड आपको बनाना है, वहां पे अलाइनमेंट आपको मार्क करना है। अब मैं बोलूं कि जैसा हमने यहां पे 350 मीटर का रेडियस स्केल पे पेपर पे ड्रॉ कर लिया था, मान लो कि आपने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर ऑफ द पेपर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो उस हिसाब से जो 350 मीटर की रेडियस होगी वो तो सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर है, और आपने जो कर्व ड्रॉ किया है वो सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से कर्व ड्रॉ कर दिया। कहां पे भाई? पेपर पे। लेकिन आप जानते हो कि यही कर्व आपको ग्राउंड पे बनाना है। तो जब ग्राउंड पे आप रीच करोगे, आप देखोगे खाली ग्राउंड है। तो आखिरकार ये 350 मीटर की रेडियस को बनाया कैसे जाए? कुछ ऐसा अलाइनमेंट बनाना है कि 350 मीटर की बिल्कुल सर्कुलर कर्व आ जाए, 350 मीटर रेडियस की। तो ये अचीव कैसे करोगे? अब यहीं पे एक सवाल खड़ा हो गया, कैसे अचीव करोगे? विदाउट सर्वे इट इज नॉट पॉसिबल। सो अब आप क्या करोगे कि जो पेपर पे आपने इंफॉर्मेशंस को डिजाइन किया है, उसी इंफॉर्मेशंस को आप स्टैब्लिश करोगे ग्राउंड पे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज द स्टेप ऑफ सर्वे इन विच, ये वैसा सर्वे है जिसके अंदर आपने सर्वेइंग
किया है किसी नोन इंफॉर्मेशंस का, मतलब कि आपके पास में एक वेल नोन इंफॉर्मेशन है और उसको आप अचीव करने जा रहे हो। सो आप देखो पेपर पे ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी पेपर पे मालूम है, और ये जो देख रहे हो ये है ग्राउंड, तो पेपर से ग्राउंड पे मैं लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो यहां पे सर्वेइंग क्या हो रहा है, आप सर्वे में किसी नोन इंफॉर्मेशन को, वेल एस्टैब्लिश्ड पॉइंट को यू आर गोइंग टू अचीव टू द ग्राउंड। आई होप कि आपको ये दोनों स्टेप ऑफ सर्वे, जो दो अलग अलग टाइप के सर्वे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से उसको कनेक्ट करता हूं। मैंने क्या बोला था कि अगर आप वैसा सर्वे का मीनिंग देखोगे ना, तो उसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू नो अबाउट समथिंग। लेकिन जब इसी सर्वे को आप सिविल इंजीनियरिंग से कनेक्ट करते हैं, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट कलेक्शन ऑफ एनी डेटा, it is also to achieve the data which is predetermined on paper, which you are going to achieve to the ground. एक predetermined information को ground पे achieve करना is also survey। यहां पे दो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, एक होता है ग्राउंड टू पेपर और एक होता है पेपर टू ग्राउंड। तो ये दो अलग अलग टाइप के सर्वे देखे। जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर कई सारे चैप्टर्स देखे आपने। उस चैप्टर्स में ज्यादातर सर्वे में आप ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को पेपर पर लेकर आ रहे हो। मतलब ये हुआ कि सर्वे आप ग्राउंड पे करेंगे, मेजरमेंट बुक में लिखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे आप न्यूमेरिकली, पहले फील्ड बुक में या फिर मेजरमेंट बुक में, और उसके बाद ग्राफिकली उसी को रिप्रेजेंट करेंगे आप किसी मैप पे। ये करते हो, ये पहला स्टेज था। तो ज्यादातर चैप्टर्स में यही काम करने जा रहे हो। लेकिन वहीं पे एक चैप्टर आपने लिखा था कर्व्स, आई गेस 9th या 10th चैप्टर ऐसी कुछ था। ठीक है, सो उस 9th चैप्टर जो कर्व्स आपने लिखा था, उस कर्व चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि जो कर्व हमने सोच कर रखा है, उसी कर्व को हम लोग ग्राउंड पे इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हम लोग करेंगे क्या कि हमारे पास वेल नोन इंफॉर्मेशन है पेपर पे, उसको मैं ग्राउंड पे इस्टेब्लिश करूंगा। तो कर्वेचर जो आप पढ़ोगे ना, कर्व चैप्टर, उसमें आप सेकंड डायरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको जो सर्वे का मीनिंग है, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट होता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को टेक्निकली जो बुक्स में लिखते हैं, वो एक डेफिनेशन में लिखा जाता है, जो मैं आपको बोलूंगा कि आप भी लिख लें। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप अपने नोट्स में सबसे पहले सर्वे का डेफिनेशन लिख लो। लिखिए, सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स। Survey is the art of determining relative positions of points through direct or indirect measurements of distance, direction, and elevation. I repeat, survey is the art of determining relative positions of points through direct or indirect measurements of distance, direction, or elevation. It also includes establishment of points on ground. It also includes establishment of points on ground which are predetermined on paper. It also includes establishment of point to the ground which are predetermined on paper. ये है सर्वे का मीनिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चूंकि आपने समझा पहले कि सर्वेइंग है क्या, सर्वे क्या है, किस तरीके से कंडक्ट होती है, चैप्टर्स यहाँ पे क्या कहेगा, और सर्वे का डेफिनेशन आपने लिखा। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पे। देखो क्या है ना कि जब सर्वे की बात करते हैं हम लोग, तो सर्वे में बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द सर्वे है वो सब अर्थ सरफेस पे ही हो रहा है। हालांकि उसके 3 क्लासिफिकेशन भी है कि वो ग्राउंड पे हो रही है, एयर में हो रही है, मतलब ओपन एस्ट्रोनॉमिकल है, या फिर वाटर में हो रही है। तो ये वाली क्लासिफिकेशन बाद में देखते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ सर्वे कहाँ हो रही है, जहां आप रह रहे हैं, मतलब ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जब सर्वे हो रही है, तो उसमें आप जानते हो कि अर्थ का शेप, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का शेप इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अब इस वाले पॉइंट को अलग से डिस्कस करता हूं। देखो, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये कुछ अर्थ का शेप इज समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। सो आप जानते हो कि दिस इज पोल विच इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जानते हो कि दिस वन इज द पोल पॉइंट एंड दिस वन इज द पोल पॉइंट। इफ यू कनेक्ट द डायमीटर फ्रॉम हियर टू हियर, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये कहलाती है पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ। और उसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेटर के अलोंग कनेक्ट करूं तो दिस वन इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ। तो आप इसका नाम, आप इस डायग्राम को बना करके इसका नाम मेंशन कर सकते हो। दिस वन इज द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ एंड दिस वन इज द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ। एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं डी पोलर, दैट इज डीपी, और इसका नाम रखते हैं इट इज डी इक्वेटोरियल, डीई। अब मैंने क्या बोला कि बेसिकली अगर आप देखोगे ना कि इसमें एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। डायग्राम देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अर्थ का हमने डायग्राम बनाया है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ये परफेक्ट स्फीयर है ही नहीं। तो इसमें इक्वेटर वाली डायमीटर पोलर वाली डायमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। इट इज नॉट इक्वेट। अब यहीं पे अगर मैं पूछूं कि भाई कितने डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जो इक्वेटोरियल है ना और ये जो पोलर है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, डी डायमीटर इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन डायमीटर पोलर, ठीक है। और साथ में ये भी समझो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, कितने का डिफरेंस क्रिएट करता है। दिस डिफरेंस इज बेसिकली 42.95 किलोमीटर। सो दिस इज 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, जिसको कई सारे बुक्स में डायरेक्टली 43 किलोमीटर भी लिखा गया है। आप देख लो, ये है डिफरेंस। अब क्या है कि ये वाली डायमीटर ज्यादा है, ये वाली डायमीटर कम है। तो अगर मैं इस बात का जिक्र करूं तो अलग अलग लोकेशन पे समझना, यहां पे डायमीटर अलग, यहां की रेडियस अलग, यहां की रेडियस, आप इसी बात को कर्वेचर के टर्म्स में भी समझ सकते हो। आप जानते हो कि आर को रेडियस बोलते हैं और 1/r को कर्वेचर कहते हैं हम लोग। तो आप बताओ, यहां पे कर्वेचर अलग अलग है। ये देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस कर्व पे कर्वेचर इज नॉट कांस्टेंट, it is actually variable. At different location you have a different curvature, and that is why just to make the calculation easy, just to make the analysis easy, ठीक है, in surveying or in other subjects also we consider, we assume the earth as a perfect sphere. अब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये एक्चुअल शेप है, ये एक्चुअल है। और उसी का अगर मैं दिखाऊं तो आप इसको ऐसा समझो कि दिस, ये बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर माना गया है। सो अब जो दिखा रहा हूं ये है अज्यूम्ड। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो देख रहे हो ये है अज्यूम्ड, ये अज्यूम्ड है और ये है स्फीयर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। सो अगर इसकी बात करें तो दिस पर्टिकुलर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस बोथ आर सेम। अज्यूम्ड क्या है, स्फीयर, और यहां पे जो एवरेज डायमीटर रखी गई है उसी को रेडियस के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। दिस इज एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6370 किलोमीटर्स। ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। सो एक्चुअल जो आप देख रहे हो अर्थ को, वो इस तरीके का सिचुएशन आता है, लेकिन आप जब इसे अज्यूम करते हो तो अजम्पशन के हिसाब से एवरेज रेडियस इज 6370 किलोमीटर्स। ये रेडियस बोला हमने, डायमीटर नहीं बोला है। डायमीटर के लिए फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप जानते हैं इस बात को। तो ध्यान रहे कि यहां पे हमने कंपैरिजन डायमीटर का किया था, लेकिन यहां पे मैं रेडियस बता रहा हूं आपको, एवरेज, ठीक है। तो ये आपको एवरेज रेडियस मिल गया कब, जब हमने अज्यूम कर लिया इसको परफेक्ट स्फीयर। अब इस बात को समझो कि जब हम लोग अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान ले रहे हैं तो उसकी जो कर्वेचर कॉन्स्टेंटली आ रही ना, ठीक है, उसको हम लोग जियोइड के टर्म्स, जियोइड के नाम से जानते हैं। अब समझना, इसका जो कांस्टेंट कर्वेचर आया है, दिस इट इज नोन एज हियर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ इज नोन एज जियोइड, ठीक है। इस कर्वेचर को हम लोग जियोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जियोइड का मतलब समझिए कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो आप, कर्वेचर ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं कि सर्वेइंग के बारे में हमने आपको 2 तरीका समझाया कि हम लोग ग्राउंड से पेपर कर रहे हैं या पेपर से ग्राउंड कर रहे हैं। आप जैसा भी सर्वे करो,
अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि भाई आपने उस कर्वेचर को कंसीडर किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब देखो सर्वेइंग के दो अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं सर्वे में। ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ज्योइड, इस ज्योइड के बेसिस पे सर्वे के दो टाइप है। ठीक है, सो अब मैं इसके टाइप्स को डिस्कस करता हूं कि सर्वेइंग के टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स में जब बात करेंगे तो सबसे पहला है प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग। एंड दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। अब मुझे लगता है ना कि अगर आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा है तो ये मीनिंग आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। देखो जियोइड का मतलब क्या था, कर्वेचर ऑफ अर्थ, और उसके बेसिस पे सर्वे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक है प्लेन सर्वेइंग और एक है जियोडेटिक। तो अभी आप ना खुद से भी दिमाग लगा के समझ सकते हो कि प्लेन सर्वेइंग उसे कहेंगे जिसमें ज्योइड का कंसिडरेशन नहीं लिया गया है। सर्वे इन विच द curvature effect of earth curvature is not considered is called as the plane survey, and the survey in which the effect of earth curvature is taken into consideration is known as the geodetic survey. ठीक है, सो यहां पे अब मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करता हूं। सो सबसे पहला ए पॉइंट में आई कैन राइट हियर इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर is not considered। ठीक है, और वहीं पे यहां भी देखो, यहां पे इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड। अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग जब भी सर्वे की बात करेंगे तो आपको यह जानना जरूरी है कि भाई इफेक्ट अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया गया है या नहीं किया गया, उसके हिसाब से हम लोग प्लेन और जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। सुटेबिलिटी की बात करें कि भाई प्लेन सर्वे कब सुटेबल है और जियोडेटिक कब सुटेबल है, तो आप ये भी सोच सकते हो और आप खुद ही बताओ कि अगर मैं बोलूंगा कि आप सर्वे करने जा रहे हो तो मैं कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करूं या ना करूं, यह किस पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ मेजरमेंट पे। ठीक है, आप या फिर इसी को इस बात से भी इस तरीके से भी कह सकते हो कि साइज ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई साइज बड़ी है तो आप बोलोगे कि जब बड़ी साइज है तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर तो कंसिडरेबल हो जाएगा, वहां पे उसकी वैल्यू जो कर्वेचर की इफेक्ट है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, तो उस केस में हमें इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर लेना चाहिए। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे हो गया वो ऐसा सर्वे जिसके अंदर मैं बोलूं कि साइज ऑफ एरिया जिसमें आप सर्वे करोगे वो काफी स्मॉल है। ठीक है, जैसे मान लो चेन सर्वे किया आपने 200 मीटर के अंदर ही कर लिया है, 200 मीटर में सारी चेन सर्वे होगी, तो आप बताओ 200 मीटर तो बहुत स्मॉल होती है। अब उसमें अर्थ कर्वेचर बिकम्स नेग्लिजिबल, इट इज वेरी वेरी लेस। अब क्या है कि इस केस में अगर आपने कर्वेचर कंसिडर कर भी लिया ना तो वैल्यू जो आप पेपर पर लिखते हो ना वो 0.00 समथिंग में आएगी डिफरेंस। ठीक है, तो वो तो वैसे नेग्लिजिबल हो रही है। तो उस केस में इट इज बेटर नॉट टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर व्हेन द एरिया इज स्मॉल। मतलब यह हुआ कि एरिया स्मॉल है तो कर्वेचर का इफेक्ट नहीं लेना चाहिए, एरिया लार्ज है तो हमें इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो सुटेबिलिटी की बात करें तो इसी पॉइंट को यहां पे मेंशन करता हूं बी में, सुटेबल व्हेन एरिया इज स्मॉल, एरिया इज स्मॉल, और ये हो जाएगी सुटेबल when area is large, area is large। ठीक है, आई होप कि आपको प्लेन और जियोडेटिक में समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, अब इन दोनों से रिलेट करता हुआ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अलग से मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप इस चीज को लिख लीजिए। आप एक काम करो कि वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर लूंगा अभी, तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लीजिए। और ये जो हमने पहले बताया था इसको भी, तो मैं आपको टाइम देता हूं। ठीक है, पहले इसको एक पॉज करके लिख लो, फिर इसको। तो पहले आप यहां पे देख लो जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। लुक एट दिस, ये वाले फ्रेम को देखो, दिस वन।
उसके बाद इसको देख लो अब, ठीक है। चलो अब जब हम लोग प्लेन और जियोरेटिक की बात करते हैं तो एक और पॉइंट है जो हम लोगों को समझना चाहिए यहाँ पे, प्लेन और जियोरेटिक से रिलेट करता हुआ, कि मेजरमेंट जब भी हम लोग जियोरेटिक लेते हैं, ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट और एरिया मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट, इस बात को ऐसा समझो, मैं इस बात को बोलूंगा कि आप ना इसी को जो अभी अभी आपने प्लेन और जियोरेटिक सर्वे वाली बात लिखी है उसी में ही नोट बना करके एक दो पॉइंट मेंशन करो। नोट पॉइंट 1, ठीक है। सो आप समझो, एनी लाइन विच हैज अ लेंथ 12 किलोमीटर, ठीक है, दिस 12 किलोमीटर लाइन विल हैव 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द सेम लाइन इन प्लेन सर्वे। मतलब प्लेन सर्वे में जो भी लेंथ आप मेजर करते हो ना, अगर आपने जियोरेटिक में 12 किलोमीटर मेजर किया है तो ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर ज्यादा है अपने प्लेन से, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप इस बात को ना ऐसा समझो कि लेंथ के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि दिस वन, ठीक है, कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ए बी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर है। तो प्लेन सर्वे में चूंकि आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया ही नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कर्वेचर कंसीडर ही नहीं करो तो ग्राउंड कैसा दिखेगा आपको? प्लेन, ठीक है। तो ये रहा प्लेन ग्राउंड। तो प्लेन ग्राउंड में जो डिस्टेंस की मेजरमेंट होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी जैसा आपको नजर आ रहा है। और उसी को अगर जियोडेटिक, अगर मैं कर्वेचर को कंसीडर करूं तो उन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस वाला जो लाइन होगा ना वो कर्व्ड लाइन होगा जैसा मैंने यहां पे दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो आप इस बात को ऐसे याद रखिए कि 12 किलोमीटर लेंथ विल हैव 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द प्लेन। इसी बात को, ठीक है, बुक्स वगैरह में कई बार ऐसा लिखते हैं कि जियो, कंफ्यूज मत होना लैंग्वेज से, ठीक है, आप समझ लो इस बात को। बस जो कंक्लूजन है ना वो यही है कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करोगे तो जियोडेटिक में 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। किसी किसी बुक में इसको अलग तरीके से लिखा है, किसी किसी में लिखा है कि 12 किलोमीटर का जियोडेटिक मेजरमेंट अपने प्लेन वाले से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है। किसी किसी में लिखा है कि 12 किलोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, ऑल दो कंसर्न इज द सेम विच यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। लिखने का बस अलग अलग तरीका है। बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट करता है प्लेन टू जियोडेटिक, ठीक है। तो इसी बात को अगर आप देखोगे, एक क्वेश्चन आ रखा है पुराना, ये ऐसा क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया था कि 18 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो उसमें कितना डिफरेंस क्रिएट होगा प्लेन टू जियोडेटिक। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, 12 के आसपास ये है हमारा 18। तो आप मुझे बता दो, ये यूनिटरी मेथड से जा सकते हो कि भाई 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर, 18 पे आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें आप नोट में ये लिख सकते हो कि अ लेंथ मेजर्ड एज 12 किलोमीटर विल हैव 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू इट्स प्लेन मेजरमेंट, ठीक है, जब आप इसको प्लेन में करेंगे। ये एक पॉइंट था। दूसरा है एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, एंगल का मेजरमेंट। अब ना एंगल का मेजरमेंट के लिए एक ट्रायंगल के थ्रू दिखाता हूं। आप तो जानते हो कि कभी भी अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करूं तो सम ऑफ इंटरनल एंगल किसी ट्रायंगल की होती है 180 डिग्री। तो अब मैं सबसे पहले प्लेन सर्वे से स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा प्लेन सर्वे, दिस वन। आप देखो प्लेन सर्वे में दिस वन इज स्टेशन ए, this one is B and here station is C, you can see। तो ये A, B, C 3 अलग अलग स्टेशंस हैं और अगर इन तीनों का एंगल अगर मैं बोलूं तो ये है एंगल A, ये है एंगल B और ये है एंगल C। What I can write here, if I write sum of internal angle, so angle A plus angle B plus angle C is going to be 180 डिग्री। ये तो आप जानते हो बचपन से इस बात को, ठीक है। तो ये आप पहले ये बता दो कि ये ट्रायंगल जो मैंने दिखाया, ये ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन से बनी हुई ट्रायंगल है। स्टेशन ए और स्टेशन बी का कनेक्टिंग लाइन देखो, एक स्ट्रेट लाइन है। बी से सी का कनेक्टिंग लाइन देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है और सी से ए का ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस टाइप का ट्रायंगल जो आपको दिखाई देगा ना वो सिर्फ प्लेन सर्वे में ही दिखाई दे सकता है, ठीक है।
ये प्लेन सर्वे में ही है। अब मैं इसी को बोलूं कि जियोडेटिक सर्वे में अगर इसी ट्रायंगल को देखो तो पहले तो आप याद करो कि जियोडेटिक का मतलब क्या था, जियोइड को कंसीडर करना, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना। तो मान लीजिए कि ये है कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है, विजुअलाइज करना है। सो कर्वेचर ऑफ अर्थ में ये जो कर्वेचर ऑफ अर्थ आपने देखा, विजुअलाइज किया, इस पे 3 पॉइंट रखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 कर्वेचर के ऊपर। अब ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। तो आप बताओ, A to B कनेक्टिंग लाइन इज अ कर्व लाइन, दिखाई दिया, ठीक है। B to C line is a curved line and C to A line is also a curved line. So this you can understand, this triangle is not on any plane. This triangle is actually a part of the sphere. ये स्फीयर के सरफेस का पार्ट है बेसिकली। तो वो ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं जियोडेटिक सर्वे वाला, तो वो आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दिखाई देगी, दिस। सो वी हैव अ कंसर्न पॉइंट A, then we have a concern B and C. So first of all you should understand that this one is the geodetic survey we have. ये geodetic survey है, ये plane survey, ये geodetic survey। अब अगर मैं इसके एंगल्स को सम करूं तो ये रहा एंगल A, ये रहा एंगल B और ये रहा एंगल C। अब मैं अगर इन तीनों एंगल को जोड़ दूं, इफ आई सम ऑल 3 एंगल ABC, ठीक है, तो आप पहले दिमाग लगा लीजिए क्या होना चाहिए। क्या ये 180 आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन 180 से ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ ये जियोडेटिक सर्वे में जो ट्रायंगल बन रही है वो स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का पार्ट होने के कारण जो 3 स्टेशन है A, B और C, उसके कारण जो कर्व्ड लाइन बनी है, एंगल विल नॉट बी, सम ऑफ इंटरनल एंगल विल नॉट बी 180, इट विल बी मोर। अब यहां पे मैं पूछूं कि पहला कंक्लूजन ये है कि दिस सम ऑफ इंटरनल एंगल A, B एंड C इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो पहले तो कंक्लूजन ये बताया, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू पे आते हैं। कितना? 180 से भी कितना, ठीक है, कितना ज्यादा, ये डिपेंड करता है कोई डिफरेंस कितने का रहा। जैसे कि आप याद करो, मैंने जब ये वाला डायग्राम दिखाया था ना, तो मैंने आपको बोला था कि ये प्लेन सर्वे में स्ट्रेट मेजरमेंट, ये जियोडेटिक सर्वे में कर्व्ड मेजरमेंट, यही बताया था। आप साथ में ये देखो कि जो मैंने आपको यहां पे समझाया है, उसी चीज को जब मैं यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बताया कि इन दोनों में डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का क्रिएट हुआ था। इट वॉज क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ओवर 12 किलोमीटर डिस्टेंस। In the same way, if I ask you angle A plus angle B plus angle C is actually greater than 180 degree in geodetic survey, but how much greater? That depends upon how much area of the triangle is. So, concept is here, like if you have a more area of triangle, if you have a bigger triangle, it will create a bigger difference. If the triangle is smaller, it is going to create a difference also as smaller. That means how much difference you are getting, 180 से कितना ज्यादा आपको मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ठीक है। अब इसी बात को मैं एक वैल्यू के टर्म्स में समझाता हूं। देखो, अब इस बात को समझना, ये अलग से नोट पॉइंट 3 समझिए, नोट पॉइंट 2 का ही पार्ट है, समझना। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू लिख रहा हूं ना, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स की बात करो, जैसे कि बिसुपनमिया है और 1-2 बुक्स हैं, उसमें ना इसकी वैल्यू लिखा हुआ है 195 किलोमीटर स्क्वायर। फॉरेन ऑथर इसी को लिखता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ी थोड़ी सी डिफर होती है, तो आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा ना, ठीक है, वो ऐसा ही होगा कि आपको 4 ऑप्शंस में इजीली आप उसको ग्रिप कर लोगे, ठीक है। जो पूछा गया वो भी मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि कितने एरिया पे डिफरेंस कितने का होता है, तो उसमें एरिया दिया हुआ था, एरिया की वैल्यू पूछा गया था 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, एक में दिया हुआ था 250, एक में 350, इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ था। तो आपको समझ में आ गया ना 195.5। इसी में कई बार 195.5 ना लिख करके 5 लिख देगा, अगर बीसी पुणे में फॉलो करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा तो, ठीक है। तो आप देखो वैल्यूज वही है, जैसे मैंने यहां के लिए भी बोला था ना, इस वाले में भी कि 12 किलोमीटर इसको मानता है, फिर एक सेंटीमीटर का डिफरेंस बोलता है किसी किसी बुक में, किसी में कहता है 12 के ऊपर 1 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल आपको समझ में सिर्फ एक लाइन में ये आना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ओवर 12 किलोमीटर।
ठीक है। हियर ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ओवरऑल जो एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डिफरेंस निकालने के लिए वो है 195 किलोमीटर स्क्वायर, जिसको किसी किसी बुक में 195.5, तो हम लोग जो यहां लेके चल रहे हैं वो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देखो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, देन sum of internal angle is angle, ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखता हूं, दिस इज 180 डिग्री 0 मिनट्स 1 सेकेंड्स। आप देख लो कितने का डिफरेंस क्रिएट किया, जस्ट 1 सेकेंड का, ठीक है। सो आप इस बात को यहां से देखो कि जैसे मैंने बोला ना आपको कि लेंथ पे इतने का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो यहां पे प्लेन और जियोडेटिक में भी अगर ये 180 है तो ये मोर देन 180 है, लेकिन कितना मोर वो डिपेंड करता है कि एरिया की वैल्यू क्या है। अब मैंने आपको बताया कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग 1 सेकंड का डिफरेंस क्रिएट करता है, जस्ट 1 सेकंड एक्स्ट्रा। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, कई बार ना किसी किसी बुक में एक और पॉइंट लिखता है इस प्लेन और जियोडेटिक के डिस्कशन में कि भाई मुझे कब जियोडेटिक कंसीडर करना चाहिए और कब प्लेन कंसीडर करना चाहिए, इसका भी जिक्र होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी डेटा है, दैट इज 250 किलोमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो नोट में उस पॉइंट को भी मेंशन कर लें, ठीक है। यू कैन कंसीडर द सर्वे एज अ जियोडेटिक इफ द एरिया इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, ये प्लेन एंड जियोडेटिक का जो डिस्कशन है उसको यहीं पे मैं क्लोज करता हूं। इसके सारे पॉइंट्स आई होप कि आपको समझ में आएंगे। नाउ मूव टू द अनदर पार्ट। मैंने थोड़ी देर पहले एक और भी चीज जिक्र किया था कि सर्वे को ना 3 कैटेगरी में डिस्कस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि सर्वे कहां कहां की जा सकती है, तो वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में आएंगे। सो वी हैव टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, सो विल मेंशन दैट। देखो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में वी कैन मेंशन, सबसे पहला इज द, अब यहीं पे देखो फर्स्ट वन इज द लैंड सर्वे, ठीक है। पहला है लैंड सर्वे, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। अब समझो ये ना, ये 3 जो हमने नाम लिखा है, इसी से आपको आइडिया ये क्लियर होगा कि भाई क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। लैंड सर्वे का मतलब अर्थ सरफेस पे आप सर्वे कर रहे हो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहने का मतलब आप अंडर वाटर सर्वे कर रहे हो, और एस्ट्रोनॉमिकल इसका मतलब आप स्पेस में सर्वे कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं इसी में डिटेलिंग के। तो सबसे पहले इसका मीनिंग मैं यहीं पे लिख देता हूं, सर्वे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस सरफेस ऑफ अर्थ वाली जो सर्वे है, इसके अंदर सर्वे को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, इसके अंदर भी। सो वो चीज मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं, आप समझिएगा। सबसे पहले, अभी तक मैंने सिर्फ लैंड सर्वे का डिस्कशन किया है, तो उसके अंदर अब मैं बता रहा हूं आई होप कि आपने ये सब लिखते, मैंने बोला था ना कि पॉज करके खुद ही से लिखते चले जाना है आपको, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपने इन सब का नोट्स बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो आगे चल के आप भूल सकते हो, इसलिए आपको बनाना जरूरी है, बनाते चलिए इसको। सो लैंड सर्वे मैंने बताया, सर्वे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी है। सबसे पहला है इसी में ही टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे इज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब है क्या, टोपोग्राफिकल सर्वे को समझो कि सर्वे जब आप ग्राउंड पे करते हो तो आप एक जनरल टोपोग्राफी का पता लगाते हैं। टोपोग्राफी का मतलब समझिए कि जो ग्राउंड है, हमारी जो नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है, उसमें कई बार प्लेन नहीं होते हैं, कई बार अंड्यूलेशन होते हैं, तो वो एरिया का टोपोग्राफी है कि वो अंड्यूलेशन है।
उसी अंड्यूलेशन पे कई बार कई सारे नेचुरल फीचर्स होते हैं कि अंड्यूलेशन के कारण कहीं पे आपको हिल नजर आ गई, कहीं पे वैली नजर आ गई, कहीं पे पॉन्ड नजर आ गई, कहीं पे रिवर बन गई। तो ये जो हिल, पॉन्ड, रिवर, ये सारे जो फीचर्स हैं इसको हम लोग टोपोग्राफिकल फीचर्स कहते हैं। मतलब ग्राउंड को, जो ग्राउंड है हमारी वो एक्चुअल टोपोग्राफी है, उसी में अंड्यूलेशन है तो वही हमारी टोपोग्राफी हुई। और उस अंड्यूलेशन के कारण जो फीचर्स बनते हैं, उस टोपोग्राफी में जो नेचुरली फॉर्म्ड फीचर्स हैं उसको हम लोग नेचुरल टोपोग्राफिकल फीचर्स कहते हैं। लेकिन उसी टोपोग्राफी में अगर आपने कुछ बना रखा है तो वो भी एक टोपोग्राफिकल फीचर्स में ही काउंट होगा, लेकिन वो मैन मेड होगा। जैसे कि अगर मैं यहीं पे जिक्र करूं कि जैसे मान लो कि टोपोग्राफिकल एरिया है और उसके अंदर आपने रोड्स बना रखे हैं, रेल बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, तो ये मैन मेड टोपोग्राफिकल फीचर्स हो गए हैं। ठीक है, सो हियर टोपोग्राफिकल सर्वे। अब समझो जरा, लैंड सर्वे के अंदर हमने क्या बताया कि सर्वे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ में सबसे पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे। और इसका मतलब ये समझना, to know about the general topography of area, where is the tree, where is the आप समझो जैसे कि ग्राउंड टू पेपर वाला जो सर्वे था ना, उसमें क्या था कि आप ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। ये वही काम कर रहे हो किसका, टोपोग्राफिकल फीचर्स का। कहाँ पे जो पोजीशन है वो ट्री का वो क्या है, पोजीशन ऑफ बिल्डिंग क्या है, पोजीशन ऑफ रिवर क्या है, पोजीशन ऑफ रेल क्या है, ये सब टोपोग्राफिकल सर्वे का पार्ट हो गया। ठीक है, सो आई कैन मेंशन हियर दिस इज टू नो अबाउट topographical, to know about the topographical features, you can see। so topographical features में कई सारी चीजें आती हैं, कई सारे फीचर्स होती हैं जो कि नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। ठीक है, चलो इसी का सेकंड पार्ट है, दैट इज कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब समझो। ठीक है, टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी लाइन, ग्राउंड पे जो प्रॉपर्टी की लाइंस होती हैं जो डिवाइड करती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो उस लाइन को पता लगाने के लिए जो सर्वे करते हैं दैट इज द कैडेस्ट्रल सर्वे। सो आई कैन राइट टू नो अबाउट प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, एंड द थर्ड इज सिटी सर्वे। सिटी सर्वे, अब देखो सिटी सर्वे का मतलब क्या है कि किसी भी सिटी के अंदर आप सर्वे करते हो जो एक्चुअल लेआउट है उसको जानने के लिए और कोई भी सर्विसेज को लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी सिटी में आप वाटर सप्लाई का पाइपलाइन लगाना चाहते हो, गैस का पाइपलाइन लगाना चाहते हो, या फिर रोड नेटवर्क बनाना चाहते हैं, मेट्रोस बनाना चाहते हैं, इसके लिए जो भी सर्वे इन्वॉल्व हैं वो सिटी सर्वे कहलाती है। सो वी कैन राइट हियर टू establish any services in a city। सर्विसेज कहने का मतलब, ठीक है, इट कैन बी वाटर सप्लाई, ठीक है, इट कैन बी सीवेज वाटर सप्लाई, सीवेज वाटर ड्रेन सिस्टम, या फिर इसी को बोल दो रोड सिस्टम, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिसिटी लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं इसका, टू एस्टैब्लिश एनी सर्विसेज इन अ सिटी। तो इन सब के लिए जो सर्वे करते हो वो सिटी सर्वे है। तो आप ओवरऑल जब इंक्लूड करोगे तो आप देखोगे कि लैंड सर्वे इज बेसिकली सर्वे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको क्लासिफाई इस तरीके से किया गया है, टोपोग्राफिकल जो कि टोपोग्राफिकल फीचर्स को जानने के लिए करते हो, प्रॉपर्टी लाइन के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे करते हो, सिटी सर्वे में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब देखो ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब सर्वे, ठीक है, टू नो अबाउट अंडर वाटर फीचर्स। अंडर वाटर फीचर्स, ठीक है, अंडर वाटर फीचर्स जैसे मान लो कि कोई भी वाटर बॉडी में जो फीचर्स हैं, ठीक है, उन सबको जानने के लिए जो आप सर्वे करते हो दैट इज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एंड द लास्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। मतलब क्या है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का, कि जब आप सर्वे करते हो किसी स्पेस में जो इवेंट्स हैं उसको जानने के लिए या फिर किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो कि आपने सुना होगा, देखा होगा, यूज किया होगा, ठीक है, जीपीएस हम लोग बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप जानते हो कि उस जीपीएस को बनाने के लिए आपने कई सारे 24 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया हुआ है और अर्थ की चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। तो वो जो सैटेलाइट्स हैं उसको आपने कहाँ भेजा,
ठीक है, स्पेस में, तो वो जानने से पहले किस लोकेशन पे भेजना है आपको उसका इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि वहां का किस तरीके से अलग अलग चीजें हैं वहां पे। तो वो जानने के लिए आपने क्या किया, सर्वे किया, जो कि स्पेस में किया, तो वो किसका पार्ट हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल। इसके अलावा आप टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें सन का पोजीशन जानना चाहते हैं, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ का पोजीशन, तो स्पेस से रिलेट करते जो भी सर्वे करते हो आप उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। सो आई कैन राइट हियर टू नो अबाउट positions of stars, planet, moon, sun, etc. इन सब का जो पोजीशन जाने के लिए सर्वे करते हो ये सब। तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन में ये समझ में आओगा कि ये बेसिकली अर्थ सरफेस का है, ये अंडर वाटर का है और ये स्पेस का है। अर्थ सरफेस वाले में 3 है। तो मैं यहाँ पे एक बार फोकस करता हूँ, आप इस चीज को पहले लिख लीजिए, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने का, इसको लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, और उसके बाद विल कंटिन्यू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें सर देखो, सर्वे में 2 तरह के प्रिंसिपल दिए गए हैं। पहली होती है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड दूसरी प्रिंसिपल होती है, ठीक है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है। सो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। पहला प्रिंसिपल है इट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट with respect to minimum 2 reference points. सो आप देख सकते हो कि 2 अलग अलग प्रिंसिपल जो यहां पे लिखे हुए हैं। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट्स। अब मैं एक एक करके समझाता हूं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है, ये समझाता हूं। तो पहले आप इन दोनों प्रिंसिपल का नाम लिख लीजिए, ठीक है, और अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पहला होल टू पार्ट का क्या मीनिंग है वो देखो। अब क्या है कि जो मेजरमेंट की जाती है, ठीक है, मेजरमेंट करने का एक तरीका इसमें डिफाइन किया गया है कि मेजरमेंट 2 टाइप के होते हैं साइट पे। एक होती है लार्जर मेजरमेंट, एक होती है स्मॉलर मेजरमेंट। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप चेन सर्वे कर रहे हैं तो चेन सर्वे में जो हमारी बेसलाइन की मेजरमेंट है या फिर कोई दूसरी मेजर लाइन की जो सर्वे लाइन है उसकी मेजरमेंट है, ये सब मेजर लाइंस कहलाते हैं। वहीं पे स्मॉलर मेजरमेंट क्या हुआ कि अगर उस लाइन की ऑफसेट को मेजर करते हो तो वो हमारी माइनर लाइन हो गई, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल कहता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये होल टू पार्ट कहने का एक डायरेक्शन है जो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले बिगर लाइन विल बी मेजर्ड फर्स्ट एंड देन स्मॉलर लाइंस विल बी मेजर्ड, ठीक है। You will work such that the longer measurement will be taken first and then smaller measurements will be taken. That means major control point you will have to define first in the site. Ground पे हम लोग जो major ground stations हैं, जो major stations हैं, हमारे जो main stations हैं, उसको हम लोग पहले define कर देंगे पूरे ground पे। अलग अलग stations को define किया और उससे हम लोग major lines को plot करेंगे, जो main lines हैं हमारी, उन सबको plot करेंगे। Once you get this line as a whole, then you will divide into part by part, which are the offsets. So you can understand this particular principle is all about
defining the major control points in the area and then taking the large measurement first with higher degree of precision. क्या है कि आप पहले, मैंने ये बात बताया आपको कि पहले कौन सी मेजरमेंट करनी है, बाद में कौन सी करनी है। तो मैंने बताया पहले आपको लार्जर मेजरमेंट करना है, फिर स्मॉलर मेजरमेंट करना है, ये हमने डायरेक्शन बताया। दूसरा ये समझो, अब इसके साथ प्रेसिजन टर्म यूज कर रहा हूं। प्रेसिजन का मतलब होता है कि आप कितना डिग्री ऑफ परफेक्शन के साथ काम कर रहे हो। तो डिग्री ऑफ परफेक्शन कहां पे ज्यादा रखना है, ये इसका भी जिक्र करता है कि जितने भी लार्जर मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, दैट मस्ट बी टेकन विद द हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन। So larger measurements taken with the high degree precision and then smaller measurements taken maybe with the low degree precision. ठीक है, तो पहले आपने larger measurements ले लिया high degree से and फिर smaller measurements लिया, ठीक है, even with the low degree precision. By doing so, you are able to avoid the error accumulation. मतलब ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि अगर आपने larger measurement को पहले ले लिया, ठीक है, और वो भी high degree precision से, और उसके बाद आपने smaller measurements को लिया इवन विद द लो डिग्री प्रेसिजन, ऐसा करने से जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होगा ना, वो बहुत ही कम होगा। अगर इसी डायरेक्शन को मैं उल्टा कर दूं तो वो कहला जाएगा पार्ट टू होल। पहले तो ये जान लो, पार्ट टू होल नाम का कोई प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन अगर पार्ट टू होल कहा जाए तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि फर्स्ट यू आर टेकिंग द स्मॉलर मेजरमेंट विद लो डिग्री प्रेसिजन एंड देन यू आर टेकिंग द लार्जर मेजरमेंट्स विद हाई डिग्री प्रेसिजन। उस केस में होगा क्या कि स्मॉलर मेजरमेंट्स विद हाई डिग्री के बेसिस पे लॉन्गर बनाओगे, सो एरर एक्यूमुलेशन विल बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। और सर्वे में आप हमेशा यही ट्राई करते हो कि एरर कम से कम हो, तो कम से कम एरर आने वाला डायरेक्शन क्या है, होल टू पार्ट। सो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट विल गिव यू लेसर एज पॉसिबल एरर एक्यूमुलेशन। मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इसमें बहुत ही मिनिमाइज होती है, किसी किसी बुक में लिखता नहीं होती है, ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इसको कंपेयर किया ना, आप इसको ऐसे समझो, कंपेयर किया है होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल में, तो पार्ट टू होल में एरर एक्यूमुलेशन इज वेरी हाई एंड होल टू पार्ट में इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर ओनली होल टू पार्ट एज अ प्रिंसिपल, वी नेवर कंसीडर पार्ट टू होल, राइट। सो नाउ यू कैन सी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, आई कैन राइट हियर इसी चीज के बारे में कि ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में यू कैन अंडरस्टैंड मेजर कंट्रोल पॉइंट्स are defined first and then larger measurements are taken with high degree precision. And then smaller measurements are taken even with low degree precision. ठीक है, यही इसका स्टेप। तो आप देखो, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर डिफाइंड फर्स्ट, देन लार्जर मेजरमेंट्स आर टेकन विद हाई डिग्री प्रिसीजन, ठीक है, एंड देन स्मॉलर मेजरमेंट्स आर टेकन इवन विद लो डिग्री प्रिसीजन। बाय डूइंग सो क्या फायदा है, ठीक है, यहां पे एरर एक्यूमुलेशन को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो हियर आप इस बात को ऐसा लिख सकते हो, बाय डूइंग सो द एरर एक्यूमुलेशन विल बी लेसर, ठीक है। सो ये था पहला प्रिंसिपल जो आप अभी समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हुए अब मैं सेकंड दिखाता हूं कि ये सेकंड प्रिंसिपल क्या है, जिसको लिखा गया है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट्स। अब क्या है कि आप कभी भी जब पॉइंट का एस्टेब्लिशमेंट करते हो, ठीक है, आप उस चीज को लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को आप उसको लिख लो। देखो, सेकंड है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट्स। सो सबसे पहले ये देखो कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कहीं पे भी, अगर मैं बोलूं कि आपको कोई भी पॉइंट इस्टेब्लिश करना है,
तो किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए अब हमें पॉइंट हमेशा रैंडमली डिफाइन नहीं करनी पड़ती, कहीं कहीं पे हमने पॉइंट डिफाइन कर रखा होता है और उसी पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे यहीं पे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप सोच के आंसर करना है। यहीं पे देयर इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री। हमने एक ही पॉइंट का रेफरेंस दिया, ट्री इज द रेफरेंस एंड देयर इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री। विल यू बी एबल टू डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन? सो आपको वो पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखोगे देन लोकस ऑफ दैट पॉइंट विल गिव अ सर्कल एंड यू विल गेट अ सर्कल एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज सैटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर लाइन व्हिच आई हैव गिवन टू यू। ठीक है, सो यहां पे आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक सर्कल सर्कमफेरेंस बन गई है और उस सर्कमफेरेंस का हर एक पॉइंट इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। सो इस सिचुएशन में एक रेफरेंस पॉइंट से आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रहा है और वही एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा अगर आपको कम से कम 2 रेफरेंस मिलेंगे तो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। आप मान लीजिए कि यहां पे ए और बी 2 रेफरेंस हैं। जैसे मान लो यहां पे दिस पॉइंट इज ए and this point is B. So you have A and B as 2 reference points. I want to establish any C point. अगर मैं इस C point को establish करना चाहूं तो मैंने क्या किया कि भाई C point से ये देखो यहां से A point से एक हमने किसी L1 डिस्टेंस पे मार्क किया और B पॉइंट से L2 डिस्टेंस पे मार्क किया। अगर काम ये पेपर पे कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि A से हमने L1 डिस्टेंस पे और ये हमने L2 डिस्टेंस पे कट किया तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगी। सो यू आर बेसिकली गेटिंग अ C पॉइंट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश एनी पॉइंट देन यू नीड 2 रेफरेंसेस। अब आपके पास रेफरेंस A है और B है एंड बाय यूजिंग द फर्स्ट रेफरेंस वी हैव टेकन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, second reference also we have measured the length and using that we are getting the C position। तो यहां पे लिखा गया ना location of a point, point मतलब क्या C, reference का मतलब क्या A और B। लेकिन आप बताओ कि इसमें कौन से टाइप का मेजरमेंट का यूज हुआ, तो आप बोलोगे लेंथ का। तो ये रहा लेंथ। तो लेंथ का मेजरमेंट से जब हम लोग करते हैं तो लेंथ का मेजरमेंट कौन से सर्वे से होती है? आप बोलोगे चेन सर्वे। तो मैं बोलूं कि चेन सर्वे से चूंकि हो रही है इसीलिए इसको हम लोग चेन मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज नोन एज द चेन मेथड। जैसे हमने इसको समझाया ना वैसे ही हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं। आप इस प्रिंसिपल में सिर्फ ये समझिए कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू डिफाइन अ लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट एंड यू आर यूजिंग 2 डिफरेंट रेफरेंसेस मिनिमम। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द अदर मेथड इन द सेम प्रिंसिपल। सो यू हैव पॉइंट A एंड देन यू हैव अ पॉइंट B आल्सो। दिस टाइम यू वांट टू एस्टैब्लिश अ C पॉइंट। ठीक है, बट यू हैव अ डिफरेंट टेक्निक। What you are doing is you are actually measuring this particular distance which is x। ठीक है, ये OX मेजर किया आपने किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे। सो आप बताओ, you need to understand कि आपने B पॉइंट से, जो कि आपके पास रेफरेंस मालूम है और B मालूम है, तो आप शुरुआत कैसे कर रहे हो कि B से A की तरफ x डिस्टेंस आगे बढ़े और फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में OX का आपने ऑफसेट ले लिया। अब ऑफसेट क्या होती है ये आप चेन सर्वे में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि ऑफसेट किसी भी सर्वे लाइन के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेजरमेंट ली जाती है वो ऑफसेट होती है। ये हमेशा माइनर मेजरमेंट में काउंट होती है। अब B से A की तरफ हमने x डिस्टेंस पे जाकर के OX का ऑफसेट लिया जो 90 डिग्री पे लिया, तो ये भी तो हमारा चेन मेथड का ही पार्ट है। तो जैसे यहां पे चेन मेथड था, ये भी चेन मेथड है, लेकिन चेन मेथड का एक स्पेशल मेथड है। ये चेन मेथड के अंदर ये एक स्पेशल टाइप है इन विच यू आर मेजरिंग द ऑफसेट एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इटसेल्फ इज नोन एज द ऑफसेट मेथड। सो आई कैन राइट द मेथड नेम इज ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। नाउ थर्ड, यहीं पे तीसरा टेक्निक है रेफरेंस पॉइंट A एंड देन वी हैव रेफरेंस पॉइंट B। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ C पॉइंट हियर एंड फॉर दैट वी हैव अ लाइन ज्वाइनिंग A to C and B to C and this time we are using instrument compass for measurement of the angle theta A and then for measurement of angle theta B। तो आप बताओ A से C का हमने एक एंगल मेजर किया थीटा A और B से C का एक एंगल मेजर किया दैट इज थीटा B। तो अब मैं यहां पे जो C का मेजरमेंट कर रहा हूं 2 एंगल के रेस्पेक्ट में थीटा A और थीटा B। तो अब मैं पूछूं कि फिर से मैं C को एस्टैब्लिश कर रहा हूं, लेकिन इस बार एंगल का यूज कर रहा हूं। कौन सी सर्वे करनी पड़ेगी? कंपास का यूज किया है, तो ये क्या है? कंपास सर्वे। और इसलिए मेथड को क्या बोलेंगे हम लोग? कंपास मेथड।
compass method. Now we have fourth one. This you can see it is station A and then station B. अब यहाँ पे क्या है कि पहले आपने चेन मेथड देखा, उसी का एक स्पेशल टाइप ऑफसेट देखा, फिर कंपास देखा. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मतलब कि चेन और कंपास का कॉम्बिनेशन जिसमें लीनियर मेजरमेंट भी लेंगे और एंगुलर मेजरमेंट भी लेंगे. ऐसा सर्वे जिसमें लीनियर मेजरमेंट भी लिया जाता है और एंगुलर मेजरमेंट भी लिया जाता है. तो लीनियर और एंगुलर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ट्रेवर्स सर्वे के नाम से जानते हैं. ठीक है. अब यहां पे देखो, जैसे मान लो कि ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो मैंने बी से सी का लेंथ का मेजरमेंट कर लिया. तो ये हमने लेंथ का मेजरमेंट किया एल, तो हमने चेन सर्वे किया लेंथ के मेजरमेंट के लिए. साथ में ये वाला एंगल मेजर किया, दिस इज थीटा, और इससे हमने एंगल मेजर कर लिया. तो ये लेंथ एल और ये थीटा. तो आप देखो C को एस्टैब्लिश करने के लिए वी हैव टेकन द मेजरमेंट ऑफ थीटा एंगल एंड द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ आल्सो. So of course it is basically the combination of the linear measurement and angular. So I can give the name to this method as a traverse method. So this one is the traverse method. Traverse method. ठीक है. So इस तरीके से हमारे पास चार अलग अलग मेथड्स हैं, सॉरी चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपको दिखाया. एक चेन मेथड है, ठीक है, जिसमें सिर्फ इसका यूज किया है. फिर ऑफसेट है जो कि परपेंडिकुलर पे. कंपास है, इसमें सिर्फ एंगल, और ट्रेवर्स है, लेंथ और एंगल दोनों का मेजरमेंट हुआ. तो ये था सेकंड प्रिंसिपल. मैं समराइज करता हूं. दो मेथड्स मैंने बताए. पहला था होल टू पार्ट. अच्छा, प्रिंसिपल वाले में ना कॉन्सेप्ट में एक बहुत कॉमन सा मिस्टेक करते हैं बच्चे कई बार ना. क्या जब मैं जनरली क्लासेस में जब पूछता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो बच्चे क्या करते हैं, पहला बताते हैं होल टू पार्ट, दूसरा बताते हैं पार्ट टू होल, जो कि गलत है. क्यों गलत है मैंने आपको समझा रखा है कि होल टू पार्ट में जो एरर्स है उसकी एक्यूमुलेशन नहीं होती है. ठीक है, यू कैन अवॉइड दैट. ठीक है. पार्ट टू होल में एरर की एक्यूमुलेशन हो जाती है. ठीक है. सो जो अब यहां पे ये जो आपने समझा, ठीक है, इसके हिसाब से सबसे पहला था होल टू पार्ट जो फिनिश हुआ, उसके बाद लोकेशन ऑफ ए पॉइंट जो यहां पे खत्म हो गया. ठीक है. ये चैप्टर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे. विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. आज की क्लास बस यहीं तक. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.